इसने पहले अपने सस्ते घटिया टिकाऊ मिसाइल चला दिए ताकि ये इंटरसेप्टर फायर ऑफ कर दे। अब चला रहा है हाइपरसोनिक। तो अमेरिका पूरी तरीके से इस जंग में उलझ चुका है। अब अपना जो है वो एक सेफ एग्जिट चाहता है किसी तरीके से। अमेरिकन प्रशासन ने जल्दबाजी में इस चीज का ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अभी सिस्टम और अवाम, निजाम और अवाम, पब्लिक और सिस्टम दोनों यूनिटी पाई जा रही है। सबका मकसद एक ही है कि इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाना। आधे घंटे इनकी स्ट्राइक नहीं हुई और ईरान का पलटवार शुरू हो गया था। सड़कों पे आ रहे हैं, एक पैगाम है उनका कि हम पूरी तरीके से अपनी इस निजाम के साथ हम कि पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं लगा कि ईरान ने किससे क्या खरीदा, क्योंकि सैंक्शंस लगे। इंसानियत और शैतानत की जंग है, शैतान और इंसान की जंग है, हक और बातिल की जंग है, जालिम और मजलूम की जंग है। वो किसी की सुनते नहीं है, उन पे तो घमंड का दारू चढ़ गई। मुझे पर्सनली ट्रम्प जो है वो मानसिक संतुलन खोए हुए एक व्यक्ति लगते हैं। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखा है बच्चियों का इस्तेसाल किया गया, बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया, तो ये कुछ ही ऐसी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। ईरान ने तो अपना जबरदस्त बचाव किया है, लेने के देने पड़ गए हैं साहब। ये बल्कि नारे लगते हैं कि हमें जो है पूरे इंतकाम लेने तक ये जंग हमें चलनी चाहिए, किसी भी तरह की साजोकार की बात अमेरिका के साथ हमें नहीं करनी। तो क्या अब अमेरिका ईरान के सामने बुरी तरह से फंस गया है? क्या ईरान जैसे कमजोर माने जाने वाले मुल्क ने दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है? ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि जंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की पेशानी पर बल पड़ने लगे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए दुनिया के देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन दुनिया के देशों ने अमेरिका की यह गुहार ठुकरा दी। अब आप समझिए कि अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से मदद की मांग कर रहा है जो खुद को सबसे पावरफुल मानता है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक वहां पर अपनी नेवी भेजने की बात नहीं की है। एक और बड़ा संकट आ गया है कि अमेरिका की तेल कंपनियों ने यह कह दिया है कि अगर यह संकट जल्द नहीं सुधरा तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। क्या चौतरफा अमेरिका घिर गया है, क्योंकि लाखों डॉलर रोज इस युद्ध में उसके खर्च हो रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी पहले से ही बर्बाद है। इसी मुद्दे पर समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से, जो फौज के एक्सपर्ट हैं, जो वित्तीय एक्सपर्ट हैं और जो ईरान में बैठे हुए वहां के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनसे बात करके इस मुद्दे को समझने की कोशिश की। आप सबसे पहले सुनिए जनरल जीडी बख्शी को, जो साफ कह रहे हैं कि अमेरिका की दुनिया पर चौधराहट की जो जिद है, जो जंग थोपने की जो जिद है, उसी कारण वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान ने अमेरिका की नानी याद दिला दी है। सुनिए। रात को 90 मिसाइल दागे हैं उसने तेल अवीव के ऊपर। वो कह रहे हैं नेतन्याहू साहब की ऑफिशियल ऑफिस को हिट किया है, बंकरों को हिट किया है, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है जो 50% तेल ऑयल डीजल देती है ईरान के अंदर। वो अमेरिकन बेसिस हिट किए हैं, ठीक है, बुरी तरह से हिट किए हैं। जो उनका सबसे बड़ा रडार है, 5000 किलोमीटर जो मिसाइल लॉन्च देख सकता था, ओवर द होराइजन रडार ANPFS 132, जो कि केवल कोई 6 हैं अमेरिका के पास डिप्लॉयड, और वो बर्बाद कर दिए हैं। उससे अंधे हो गए हैं तकरीबन अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंसेस, और लगातार इनके मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं। इसने पहले अपने सस्ते घटिया टिकाऊ मिसाइल चला दिए ताकि ये इंटरसेप्टर फायर ऑफ कर दे। अब चला रहा है हाइपरसोनिक, खुर्रमशहर 4 और फतेह 2, और वो उनको उनके पेट्रियट थार्ड शार्ड रोक नहीं पा रहे। 7 में से 3 थार्ड बैटरीज डिस्ट्रॉय कर दी। कोई 11 बिलियन से ज्यादा तो पैसा फूंक दिया है अमेरिका का इस लड़ाई के अंदर अभी तक। वो,   आज खबर आई है कि एक KC-135 टैंकर,
गर्क हो गया, 6 लोग उसके साथ गए हैं, अब बच गए हो, उम्मीद तो यही है। और ये हुरमती में इन्होंने हमला किया, जैसे आप बता रहे हैं, ये सोच के कि हम पहले दिन इन्होंने ख़ामेनी साहब के साथ कोई 47 टॉप कमांडर मार डाले, लेकिन ईरान ने इसका तोड़ पहले ही ढूंढ लिया था। यानी आप एक बार करो हिजबुल्ला के खिलाफ 2024 में तो सरप्राइज हासिल हो गया, दूसरी बार पिछले साल जून में किया ईरान के खिलाफ, सरप्राइज हासिल हो गया, फिर मादुरो को वही टेक्निक से मारा, सीआईए ने मारा, मतलब उठा के घर ले गए, किडनैप कर लिया, जैसे रैंसम के लिए किया जाता है। और फिर चौथी बार ट्राई किया जब ये मोसाद की जो टैक्टिक थी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की, तो वो फेल हो गई। ईरान का फलसफा बिल्कुल सीधा था, डेलीगेट डिसेंट्रलाइज, कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज। अगर आदेश ना आए, तुमको पता है क्या करना, ठोक दो। आधे घंटे इनकी स्ट्राइक नहीं हुई और ईरान का पलटवार शुरू हो गया था, और अभी तक चले जा रहा है। हम मसल देंगे चींटी की तरह, लात मारेंगे, आके मेरे तलवे चाटेगा, जूते चूमेगा। सर, आपने भी जंग के मैदान में भारत के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी। मैं एक चैनल पर सुन रहा था, आपने कहा कि ऐसा लगता है अमेरिका ने विस्की के घूंट मार के ये युद्ध शुरू कर दिया। ऐसा क्यों लगता है सर? क्या अमेरिका ने पूरी मिसकैलकुलेशन कर दी थी? जबरदस्त मिसकैलकुलेशन कर दी। उनके अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने उनको सीधा ठेठ दो टूक शब्दों में बोल दिया था, साहब देखिए, जो आप रिजीम चेंज कर रहे हैं वो विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, हमारे अब नुकसान होगा, जानी माली, अमेरिकन सर्विसमैन मारे जाएंगे, आपको उसका ख्याल रखना होगा। और हमारा जो एमिनेशन स्टॉक लेवल्स हैं वो बहुत लो हैं, और नुकसान हो सकता है, और थिएटर में अगर परसों चीन चढ़ जाए तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भी आप घोड़े पे चढ़ के अगर अटैक कर दो तो फिर वैसे तो वो नहीं पीते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई से मैंने सबक सीखा कि उसका तो विस्की से बेकार मारा गया था, तो वो नहीं छूते हैं, दारू कह रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं है। उन पे तो घमंड का दारू चढ़ गई, घमंड से 7वें आसान पे सिर पहुंच गया। मैंने वेनेजुला को रगड़ दिया, अब ईरान की बारी, फिर क्यूबा को ठोकूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, फिर मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। ये क्या है साहब? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आप तो अफ्रीकन स्लेव ट्रेड शुरू करना चाहते हैं दोबारा, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं तो। ये कि क्या मतलब, थर्ड वर्ल्ड के देशों की कोई औकात नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं, आबरू नहीं, जिस मस्ती देश को चाहो मसल दो क्योंकि आपके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो फिर तो दुनिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना साहब अपने बचाव के लिए। तो ईरान ने तो अपना जबरदस्त बचाव किया है, लेने के देने पड़ गए साहब, लेने के देने पड़ गए। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कल साफ कर दिया है नए सुप्रीम लीडर ने, मुस्तफा खामनेई की, ये अभी नहीं खोलेंगे, तो इसका असर तो पूरी दुनिया पर अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अमेरिका और इजराइल ने जो एक क्या जाए कि एडवेंचर किया था, उसका खामियाजा तो पूरी दुनिया अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भुगत रही है और आगे ज्यादा भुगतेगी। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल आता है, भारत का 50% तेल वहां से आता है, 60% नेचुरल गैस वहां से आती है, एनजी वहां से आती है, एलएनजी वहां से आती है। नेचुरली यहां तो किल्लत हो गई है, और चलता जाएगा तो फिर हाई हाई भी हो सकती है। ठीक है साहब, तो ये थोड़ा सा हमको देखना होगा हमारे राष्ट्रहित कहाँ है। ना हम अमेरिका की 51st स्टेट हैं, ठीक है, ईरान इजराइल के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किसी हद के आगे हमको उसको भी कहना होगा कि भाई अब हमारे को तकलीफ हो रही है यार, ईरान को आप तकलीफ दो, वो आपकी जंग है और कुछ हद तक जायज जंग है, लेकिन अब आप तो हमारे पेट पे लात मार रहे हो, हमारे लोगों को किल्लत तंगी दे रहे हो, तो पूरी दुनिया थोड़ी देर बाद आपको कोसना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये वॉर ऑफ चॉइस है, मतलब कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की फ्रैंकली। अभी आपने हिजबुल्लाह को पीट दिया, हमास को पीट दिया, आपने हौती को पीट दिया, ईरान को पिछले साल मारा, अब थोड़ा शांति रखो ना साहब। वो तो कह रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है।
क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा? ये बकवास किसी और को करो। पेशे से वकील और वित्तीय एक्सपर्ट विजय सरदाना, जो तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं, उस पर नजर बनाकर रखते हैं, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि क्या ईरान के मामले में अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन कर दिया? क्या जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण किया, उनको उठाकर अपने देश ले गए, क्या अमेरिका ने सोचा कि उसी तरीके से 2-3 दिन में ईरान को खत्म कर उस पर अपना कब्जा कर लेंगे? क्या ये कैलकुलेशन जो ट्रंप ने की थी पूरी तरीके से मिस कैलकुलेट हो गई? सुनिए विजय सरदाना ने इस मामले में हमें क्या बताया। जो ईरान के बारे में असेसमेंट था वो काफी हद तक अमेरिका का गलत गया है, और ट्रंप साहब थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस इस बात से थे कि उनको लगता था कि हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल्स हैं, हथियार हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हम इससे ईरान को दबा लेंगे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि हमेशा जब भी आप कोई इस तरह का बड़ा काम करते हैं तो आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, और कंटिजेंसी प्लान के साथ साथ आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही स्थिति में मुझे लगता है अमेरिकन प्रशासन ने जल्दबाजी में इस चीज का ध्यान नहीं दिया, और आज स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि उनको लगता था कि उनके जो एडवांस हथियार हैं वो ईरान पे भारी पड़ेंगे और वो ईरान अपने आप सरेंडर कर देगा। लेकिन वो इस बात को भूल गए। दो चीजें जो उनके लिए सबसे बड़ी गलत हुई, एक, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि ईरान के ऊपर पिछले कई सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो अगर देखा जाए तो ईरान जो भी कर रहा है वो टेक्निकली आत्मनिर्भरता का एक एग्जाम्पल है। उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। जो भी ईरान ने किया वो इन हाउस डेवलपमेंट किया, और अपने जो मित्र देश थे, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, बाकी उनके देश हैं, उनके साथ जो भी उनके संबंध रहे उसी के आधार पे उन्होंने अपने यहाँ पे काम किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ईरान को ये हुआ कि पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं लगा कि ईरान ने किससे क्या खरीदा, क्योंकि सैंक्शंस लगे। वो अपनी तैयारी करते रहे। और दूसरी तरफ उन्होंने, जब उनको पता था कि सैंक्शंस हैं और हमेशा अमेरिका की तरफ से धमकी आ रही थी, तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि देखिए रिजीम चेंज का तो काम होगा। सीरिया पे अमेरिका ने अटैक किया, लीबिया पे किया, बाकी देशों पे किया, तो वो मेंटली तैयार थे, क्योंकि इजराइल और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। तो आगे एक समझदारी का काम ईरान के जो प्लानर्स थे उन्होंने किया। उनको लगता था सूनर और लेटर ये हमें तंग करेंगे, उसकी तैयारी शुरू कर दो। तो आप ये मान के चलिए कि पिछले एक दिन की तो तैयारी है नहीं, ये तैयारी पिछले 20 साल की है, जो आज धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। सर वही इसी से थोड़ा सा और आगे करते हुए कि जिस तरह से ईरान ने तैयारी दिखाई और रिटेलिएट किया है, उससे तो ये साफ साबित होता है कि वो लंबे समय से तैयार था। लेकिन अब अमेरिका जब ये कहता है कि बिना आत्मसमर्पण किए, बिना ईरान के झुके ये युद्ध खत्म नहीं होगा, तो इस बात की कोई संभावना दिखाई देती है कि ईरान इस मामले में झुक सकता है या पीछे हट सकता है? देखिए, आपके सामने उदाहरण है। क्या वियतनाम झुका था? नहीं झुका। क्या अफगानिस्तान झुका था? ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय पढ़ते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, तमाम काम भी करते हैं। वहां पर नौकरियों में भी भारतीय काफी हैं, क्योंकि खाड़ी के कई देशों में, लगभग सारे ही देशों में भारतीय आपको बड़ी संख्या में मिलेंगे। ईरान में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो इस तरह की स्थितियों पर बड़ी करीब से निगाह बनाकर रखते हैं, उनका इस मसले पर क्या कहना है और किस तरीके से ईरान के लोगों में कोई खौफ नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, जिस देश के सबसे सुप्रीम लीडर को पहले ही दिन हमले में अमेरिका और इजराइल ने मार डाला हो, शहीद कर दिया हो, उस खामेनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान की जनता का जोश कम नहीं हुआ है। वहां के राष्ट्रपति, अगर आपने पिछले दिनों के वीडियो देखे थे, तो वो सड़कों पर लोगों के बीच टहल रहे थे, लोगों के बीच, और जिस तरीके से रैली चल रही थी कुछ डे के दिवस के मौके पर, वो ये दिखाता है कि लोगों में जरा भी खौफ नहीं है, लोगों में ये बहादुरी, ये जो जज्बा है, यही ईरान की मजबूती का कारण है। और क्या वहां के रिसर्च स्कॉलर्स ने हमें बताया, इन दोनों एक्सपर्ट ने हमसे क्या बात की, ये सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। एस्केलेशन शुरू हुआ था और वॉर शुरू हुई थी
और ये नाजायज अटैक, बुज़दिलाना और जालिमाना अटैक जो किया था अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर, वो बहुत ही दुखद भी था। और जितने भी दुनिया के आज़ाद इंसान हैं और इंसाफ पसंद इंसान है, सबके लिए ये बहुत ही दुखद था और खतरे की एक बात थी पूरी दुनिया के लिए कि अब क्या होने वाला है। जाहिर है कि उन्होंने अटैक किया और इतनी घिनौनी हरकत की कि उन्होंने यहाँ के सुप्रीम लीडर को, जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम लीडर थे, कोई सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर नहीं थे, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थे। और इसके अलावा पूरे ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन पर जान देने वाले लोग, उनके फॉलोअर्स मौजूद थे, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं थे बल्कि वो रिलीजियस, बहुत ही हाई रिलीजियस पर्सनालिटी थे, जिसको हम मर्जा कहते हैं। मर्जा यानी ऐसा रिलीजियस फिगर जिसके लिए लोग, जिसके हुक्म को मानते हैं और जिसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे फिगर को, और खुद भी वो एक ग्रेट लीडर ही नहीं, ग्रेट लीडर तो थे ही, ग्रेट लीडर के साथ साथ एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे, बहुत ही अजीम, बहुत ही ग्रेट इंसान थे। और अगर कोई आयतुल्लाह खामनेई की पर्सनालिटी को, उनके फिगर को, उनके कैरेक्टर को पढ़े, स्टडी करे, उनके बारे में सही रिसोर्सेज से जाने, तो उसको मालूम होगा, सही सोर्सेज से अगर मालूम करे तो उसको ये बात पता चलेगी तो वो कितने अजीम लीडर थे और कितने ग्रेट इंसान थे और क्या हीरा था जो पूरी दुनिया ने खोया। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, सिर्फ शियों ने नहीं, बल्कि दुनिया के जितने आजाद इंसान हैं उन्होंने जिसे खो दिया। उनके साथ साथ उनके घर वाले शहीद होते हैं और उसके साथ साथ एक जो बहुत ही जो घिनौना काम किया अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, जो ज्वाइंट स्ट्राइक की, वो मीनाब यहाँ पर एक छोटा सा शहर है, बहुत ही छोटा सा शहर है, कोई तेहरान जैसा कोई बड़ा शहर नहीं था कि जहां पर आपको लगा हो कि यहाँ पर कोई सैन्य ठिकाना होगा और लिहाजा मार दिया। इतनी दूर जाके किसी छोटे से शहर में आपने वहां के एक एलिमेंट स्कूल पर, बच्चों के स्कूल पर, वो भी गर्ल्स स्कूल पर, छोटी छोटी बच्चियां थी जिसमें 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, वहां पर तकरीबन 175-80 बच्चियों को, वहां के स्टाफ को, वहां के टीचर्स को, जो सब के सब बेगुनाह थे। इससे पता चलता है कि ये कैपिटलिज्म, ये इंपीरियलिज्म, ये कितना घिनौना है। और इनके जितने नारे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम, वुमेन फ्रीडम के, वुमेन के राइट्स के जो नारे लगाते हैं, वुमेन राइट्स के, चिल्ड्रन राइट्स के, ये सब कुछ कितने खोखले हैं, इससे अंदाजा होता है। और जब से ये 7 अक्टूबर का जो पैलेस्टाइन में अटैक हुआ था, उसको आप देखें और उससे अब तक उनका जो घिनौना चेहरा इन खूबसूरत नारों और स्लोगन्स के पीछे छुपा हुआ था, वो बिल्कुल आश्कार हो गया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कली खुल गई। उनकी जो डेमोक्रेसी का नारा लगा के वो कहीं पर भी अटैक करते हैं कि हम वहां जाके डेमोक्रेसी लाएंगे, उन सब की कलई खुल गई और दुनिया के तमाम आजाद इंसानों ने, इंसाफ पसंद इंसानों ने उनका वो घिनौना चेहरा देख लिया है। उसके बाद उसी दिन, दूसरे दिन, यानी 28 फेब को अटैक होता है, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ की सहरी के टाइम, रमजान चल रहे हैं, सहरी के टाइम यहाँ पर ऐलान होता है टेलीविजन से, सरकारी टेलीविजन से, कि हमारे और आपके सुप्रीम लीडर, हम सब की जान से ज्यादा अजीज, उनको शहीद कर दिया गया। और एक गम की फजा पूरे ईरान में छा जाती है और हर तरफ रोने की आवाज उसी वक्त से, जैसे ही लोगों ने टीवी पर देखा है, क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि अटैक उनके घर पर हुआ है मगर वो सेफ थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है कि नहीं, वो शहीद कर दिए गए हैं और उनके साथ साथ उनके घर वाले भी शहीद कर दिए गए, जिनमें उनकी एक छोटी सी कुछ महीने की नवासी भी थी, बहुत प्यारी सी, उसको भी शहीद किया, उनकी बेटी को, उनके दामाद को शहीद किया गया। तो एक गम का माहौल और सब बिल्कुल ताज्जुब और हैरत में कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। इंसान को यकीन नहीं आ रहा है। और अभी तक यहाँ की पब्लिक से जो बात होती है तो वो लोग यही कहते हैं कि अभी तक हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जिंदा दिल इंसान, जिसकी एक आवाज से दुनिया का साम्राज्य हिल जाता था, वो हमारे बीच नहीं रहा और उसने अपने मकसद के लिए जान दे दी। तो ये पूरा के बाद, उसके बाद इन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया, रिटेलिएट बहुत ही बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। इसी के साथ यहाँ की जो पब्लिक है, अवाम है, उसके अंदर लीडर, सुप्रीम लीडर के खून ने ऐसी रूह फूंक दी कि उसके अंदर एक इनकलाब का जज्बा, उनके अंदर एक
सारी पब्लिक के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की यूनिटी वजूद में आ गई। और वो रोजाना, अभी तक आप देखिए 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन रोजाना वो रात रात भर, यानी इफ्तार करने के बाद यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के स्क्वायर्स पर रात रात भर नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं थक रहे हैं। जबकि रोजे के बाद इंसान की कैफियत होती है कि इफ्तारी कर ली तो भाई आराम किया जाए, लेकिन वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, जबकि जेट्स आ सकते हैं, बमबारी हो सकती है और होती है बमबारी, जैसा कि कुछ रैली पर भी उन्होंने अटैक कर दिया पब्लिक के ऊपर जिसमें लोग मारे गए। तो ये सब होने के बाद ये इनकी जिंदादिली, इस कौम की जिंदादिली की अलामत है कि उन्होंने हक के परचम को बुलंद करने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और अदल इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए ईरान को और ईरान की गवर्नमेंट को, सिस्टम को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अभी सिस्टम और अवाम, निजाम और अवाम, पब्लिक और सिस्टम दोनों यूनिटी पाई जा रही है। सबका मकसद एक ही है कि इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये रिटेलिएट कर रहे हैं, ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अपने आप ही को नहीं कर रहे हैं। ये एप्स्टीन क्लास के खिलाफ लड़ाई है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो घिनौना उसका साइड है उसके खिलाफ लड़ाई है। दो सिविलाइजेशन की जंग है, एक इंसानियत और शैतानत की जंग है, शैतान और इंसान की जंग है, हक और बातिल की जंग है, जालिम और मजलूम की जंग है। तो लिहाजा ये हम तमाम आजाद इंसानों की जंग है जिसके ईरान उनके बिहाफ में लड़ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये जंग आगे तक जब तक चलेगी, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो जो नतीजा आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। मिस कैलकुलेशन जो है अमेरिका ने किया है। और आप देखें कि अमेरिका, एक जमाना था कि अमेरिका किसी मुल्क को अगर डांट भी लगा देता था और बोल देता था कि ये काम होना चाहिए, तो वो पूरे मुल्क का जो है सिस्टम चेंज हो जाता था, सिस्टम बदल जाता था। तो वो उसी खाम ख्याली में अमेरिका और ट्रंप अभी भी हैं कि वो आज जहां चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वहां पे सत्ता परिवर्तन कर देंगे, जिसको चाहेंगे उठा ले आएंगे, जिसको चाहेंगे असैसिनेट कर देंगे और कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने वेनेजुला में भी ताजा ताजा वहां के राष्ट्रपति को और उनकी धर्मपत्नी को जो है अगवा कर लिया गैर कानूनी तरीके से, और कोई भी वहां पे रिटेलिएशन नहीं देखा। तो उनके हौसले और बढ़ गए थे। तो उनको लगा कि उसी तरीके से यहाँ ईरान के अंदर भी वो आएंगे और यहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं आयतुल्ला खामनेई, उनको शहीद करेंगे, उनको असैसिनेट करेंगे और फिर हमारे जो जमीनी जो इनके जासूस हैं, जो इनका सेटअप है पूरा मोसाद और सीआईए का, उसके जरिए से तख्ता पलट करने की एक कोशिश करेंगे। इस मिस कैलकुलेशन में ट्रंप को फंसाया गया। ट्रंप से ये कहा गया कि देखो तुम अगर ऐसा करोगे तो ईरान का पूरा जो है वो तख्ता पलट हो जाएगा। तो इस गलत कैलकुलेशन के साथ वो इस जंग में आए, क्योंकि इस जंग में देखिए हर बार जब जंग करता है अमेरिका तो कोई ना कोई बहाना लेके आता है। हालांकि दुनिया उसके बहानों को समझ गई। कभी कहता है कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, कभी कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए जा रहे हैं, कभी कहता है हम औरतों को आजादी दिलाने के लिए जा रहे हैं, कभी कहता है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र शायद जंग हो दुनिया की जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, वहां पे खुल के उसने एक अपना गोल बताया था, अपना हदफ बताया था कि हम जो है वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, हम तख्ता पलट करना चाहते हैं। और इस गैर आकलाना मुहासबा करके, ये जो मिस कैलकुलेशन करके वो इस जंग में वारिद हुआ। उन्होंने ईरान की ताकत को कम आंका था, और जबकि बार बार ईरान ये कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर दोबारा हमला किया गया तो हम पूरी तरह से आमादा हैं। रहबर मौजम ने भी शहादत से पहले जो अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने खुल के कहा था कि अगर इस बार हम पे हमला हुआ तो वो रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी ये जंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीजनल वॉर में जंग तब्दील हो चुकी है। तो इसमें अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। और जैसे बयानात ट्रंप के बारे में एक बात ये भी कहता चलूं कि मुझे पर्सनली ट्रंप जो है वो मानसिक संतुलन खोए हुए एक व्यक्ति लगते हैं कि सुबह उठते हैं तो एक ट्वीट करते हैं, 2-3 घंटे बाद वो लंच के बाद कुछ और बात कहते हैं, और रात तक आते आते वो कोई और बात कहने लगते हैं। तो आप देखिए, कभी कहते हैं कि जंग खत्म हो गई है, हमने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, कभी कहते हैं हम 20 गुना ज्यादा शिद्दत से अटैक करेंगे, कभी कहते हैं आज की रात सबसे खतरनाक रात है। तो इस तरह की मुख्तलिफ धमकियां देते हुए जो है मीडिया को बाइट्स देते रहते हैं। तो अमेरिका पूरी तरीके से इस जंग में उलझ चुका है। अब अपना जो है वो एक सेफ एग्जिट चाहता है, किसी तरीके से हम दुनिया को ये छवि दिखाएं कि हम विक्टोरियस हैं, हम अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं और हम यहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अमेरिका, ईरान का जो मूड है, जो आप कह रहे थे, ईरान और ईरान की हुकूमत, ईरान की आर्म फोर्सेस और ईरान की जनता जो है, सबसे ज्यादा मैं जनता की तारीफ करूंगा। देखिए, जब कभी किसी मुल्क में जंग होती है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जनता का होता है, वो आवाम का होता है। इस वक्त भी यहाँ पे जितने लोग अब तक मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं 1400-1500 लोग, उसमें अक्सर सिविलियंस हैं और उसमें भी अक्सर औरतें और बच्चे हैं। कि शुरुआती
जंग की जो है वो अमेरिका ने जो है एक प्राइमरी स्कूल पे 170 बच्चियों को शहीद करके उन्होंने जंग की शुरुआत यहां से करी थी, क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ नहीं पता, कुछ खास तरह के इनके अकीदे हैं, कुछ खास तरह के इनकी मतलब जहनों में चलता है कि जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखा है बच्चियों का इस्तेसाल किया गया, बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया, तो ये कुछ ही ऐसी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं कि जहां पे बच्चों को, कमसिन बच्चियों को टारगेट करना इनके अकीदे का शायद हिस्सा बन चुका है। तो उन्होंने जो जंग की शुरुआत करी, तो मैं ये कह रहा था कि जनता का नुकसान सबसे ज्यादा होता है किसी भी जंग में, और जब जंग होती है तो जनता आके कहती है कि भाई अब हमें जंग नहीं चाहिए, हम परेशान हो गए हैं, हमारे इतने लोग मारे जा चुके हैं, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुनिया में एकमात्र देश मैंने ऐसा ईरान देखा है कि जहां जनता पूरी तरीके से जो है वो इस वक्त सड़कों पे है। जब से ये जंग शुरू हुई है, खास तौर से जब से आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की खबर पिछले संडे से आई है, आज 12वां 13वां दिन है, रोज रात में पब्लिक जो है वो इफ्तार करने के बाद, माह मुबारक रमजान चल रहा है, रमजान में इफ्तार करने के बाद तकरीबन 7:30 बजे से लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले दिन जो तादाद थी और आज की अगर तादाद देखें तो रोज उसमें इजाफा होता है। पहले दिन की तादाद और आज की तादाद में 10 गुना का इजाफा है। जब ट्रंप कहते हैं कि आज की रात सबसे भयानक रात है, तो उस रात जो है डबल हो जाती है। लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? सड़कों पे आ रहे हैं, एक पैगाम है उनका कि हम पूरी तरीके से अपनी इस निजाम के साथ, हम पूरे तरीके से अपने रहबर, पुराने रहबर जो शहीद हो गए और जो नए रहबर आए हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, उनके सपोर्ट में है। और ये कहना चाहते हैं कि जब तक इंतकाम ना लिया जाए आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का, तब तक इस जंग को ना रोका जाए। कहीं पे भी किसी तरह की जमीन पे सीज फायर की या जंग रोकने की बात नहीं हो रही है, बल्कि नारे ये लगते हैं कि हमें जो है पूरे इंतकाम लेने तक ये जंग हमें चलनी चाहिए। किसी भी तरह की साजोकार की बात अमेरिका के साथ हमें नहीं करनी। हमने 2 बार मुजाकरा किया। ईरानियों का कहना है कि हमने पिछले साल भी मुजाकरा कर रहे थे, हम निगोशिएशन कर रहे थे अमेरिका के साथ, हमारे पीठ में छुरा भोंका गया, उस वक्त भी जंग करी गई। उसके बाद फिर हम निगोशिएशन कर रहे थे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, सैटरडे को अटैक हुआ है, फ्राइडे को ओमान के एक मिनिस्टर का बयान था कि हम जो है बहुत अच्छे निगोशिएशन के नतीजे तक पहुंच गए हैं। तो दुनिया देख रही है और दुनिया समझ रही है कि निगोशिएशंस के दरमियान धोखा देना, पीठ पे छुरा भोंकना, ये जो है वो अमेरिका और इजराइल का तरीकेकार है। और ईरानी आवाम इसको पूरी तरीके से अपनी वजूद की लड़ाई समझ के इस वक्त मैदान में है कि अगर हमने फिर से यहाँ पे कोई भी कमजोरी का संकेत दिया, हमने किसी भी तरह का शक और तरदीद दिखाई इस जंग में, तो दोबारा आके इसी तरह से ये लोग धोखा करेंगे। पहले मुजाकरे के लिए बैठेंगे और फिर धोखा करेंगे। तो अब आवाम है, वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो IRGC हो, चाहे वो यहाँ की मिलिट्री नेवी हो, सब एक पेज पे है, सब एक तरह की बात कर रहे हैं। वो ये कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी तरह का निगोशिएशन, किसी भी तरह का सीज फायर नहीं करने वाले हैं, और हम इस जंग को आखिर तक लेके जाएंगे। और पहला टारगेट जो ईरान की आवाम चाह रही है और ईरान की आर्म फोर्सेस का जो समझ में आता है, उनका गोल है वो कि इस पूरे रीजन से, इस पूरे पश्चिमी एशिया से अमेरिका की प्रेजेंस को खत्म किया जाए, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही ये पूरा खित्ता जो है वो अशांत बना हुआ है। जाहिर बात है, कई बार ये कहा जाता है कि युद्ध को शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे अंत करना कई बार मुश्किल हो जाता है। ये समझ में नहीं आता कि अब इससे बाहर कैसे निकले। तो जिस तरह की स्थितियां बन गई है, अब ये लग रहा है कि अमेरिका भी एक वो रास्ता ढूंढ रहा है जहां से, जैसे हॉर्मुज़ की जो स्ट्रेट है वहां से तेल टैंकर निकलने का रास्ता देख रहे हैं, वैसे ही अब अमेरिका भी इस युद्ध से निकलने का रास्ता देख रहा है। क्योंकि युद्ध लंबा चला तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, और मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में ट्रंप के सामने उनकी रेटिंग गिरती जा रही है। वहां के लोगों में वो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। उन्हें लगा था इस युद्ध से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई, लोगों के घाटे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, लोगों के खाने का, राशन का बिल बढ़ गया। तो अब ट्रंप साहब भी क्या इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता देख रहे हैं, और क्या अगले हफ्ते 10 दिन में अब ये युद्ध खत्म होता दिखाई देगा? इस पर नजर बनाए रखिए। और आप सभी से एक ही अनुरोध कि अगर आपने अभी तक हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।